टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम बात करेंगे ओबीजी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और जो रिसर्च एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चंस की। साथ ही साथ आपको स्टार्टिंग में जीके के 6 से 7 क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे आपकी कभी भी कोई भी क्लासेस मिस ना हो पाए। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि अभी रिसेंट में अलग अलग जगह वैकेंसी भी निकलती जा रही हैं। तो अभी हाल फिलहाल की मैं बता दूं कि CHO वेस्ट बंगाल के लिए वैकेंसी निकली है, इसरो के लिए वैकेंसी निकली है। इसरो की वैकेंसी में ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म है जो फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जो हैदराबाद का श्रीहरिकोटा वाला इसरो है वहाँ से आपके लिए श्रीहरिकोटा सतीश धवन सेंटर से वैकेंसी निकली है। पोस्टिंग भी आपकी हैदराबाद में होगी। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज़ आप है जो फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ताकि आपको लास्ट डेट के भरोसे ना बैठना पड़े। आपका रिटर्न टेस्ट होता है जब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती हैं, आपका रिटर्न टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर आफ्टर दैट बेस्ड ऑन मेरिट आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की क्लास हमारी नॉर्थ सेट यूपी PSC सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको GK GS के अलावा नर्सिंग नॉन नर्सिंग सभी सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं सभी क्लासेस में अभी जो रिसेंट में चल रही हैं। लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया गया था, आज आपकी मॉर्निंग क्लास नहीं हो पाई, कुछ रीजंस थे इसलिए, बट अभी आपकी कल वाली मॉर्निंग क्लास एज ऑन टाइम पे होगी जितने टाइम पे होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विच कैन बी कास्ट इन EVMs। तो जो EVM मशीन है, जो अभी वोटिंग सिस्टम में पहले क्या होता था, EVM से नहीं होता था, बट जो अभी EVM मशीन है, तो यहाँ पर EVM में कितनी वोटिंग है जो एक मशीन में डल सकती हैं। तो यदि हम बात करें एक एवरेज की, जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग की, तो वो होती है 2000 तक। कितनी? 2000 तक। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? EVM और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट वन इज, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ टेस्ला। जो टेस्ला कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। इसके ऑनर कौन है? एलन मस्क। टेस्ला के जो फाउंडर हैं कौन है? एलन मस्क, जिनका ट्विटर है। तो उन्होंने अभी अपनी कंपनी में एज अ चीफ फाइनेंशियल के तौर पर इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया है। वो कौन है? दीपक आहूजा, वैभव तनेजा, दिलजीत सिंह या फिर अरुण सिन्हा। मैंने क्वेश्चन इसलिए ऐड किया है कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था, जब टेस्ला ने जो हाई पोजीशन पे 1 या 2 इंडियन थे उनको हटाया था, तो उस टाइम के जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आए थे, जिनको हटाया गया था एज अ CEO की पोस्ट से उनको हटाया गया था, तो इंडियन थे वो भी अभी इस बार अपॉइंट किए गए हैं इंडियन अमेरिकन। तो वो कौन है? वो है रिसेंट में वैभव तनेजा, जो कि नए CFO हैं। क्या है? नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं। किसमें? टेस्ला में। यहाँ पर आपको या तो इमेज दे सकते हैं, और पीछे जो आपको दिख रहा है कहाँ का है, तो ये टेस्ला का लोगो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी रिसेंट में हाल फिलहाल का ही है। क्वेश्चन में है, अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो जो अमृत भारत स्कीम है मोदी जी ने लॉन्च की है। तो यहाँ पर जो अमृत भारत स्कीम है, क्या है? अमृत भारत स्कीम है। अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम जो कब लॉन्च की गई है? रिसेंट में ही हुई है, 6 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2022, 8 अगस्त 2020 या फिर नन ऑफ द अबव। न्यूज़ देखते हैं तो आपको ये आंसर देना बहुत इजी है। और ये लॉन्च की है मोदी जी ने हाल फिलहाल में मुंबई से। फिर बाकी सभी चीज़ें हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुई, लेकिन यहाँ पर ये लॉन्च कहाँ से हुई? मुंबई से लॉन्च किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम को। किसको? अमृत भारत स्टेशन स्कीम 6 अगस्त 2023 को। अकॉर्डिंग टू दैट स्कीम है जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसका एम रखा गया है कि जो 1309 रेलवे स्टेशन है उनको ट्रांसफॉर्म करना है, रिवाइटलाइज करना है, उनको अच्छा बनाना है वर्ल्ड क्लास ट्रैवल हब्स के तौर पर। तो यहाँ पर जिसमें 508 स्टेशन को रिसेंट में ही, क्या है? 508 स्टेशन को अभी इनिशिएटिव में ही नए अलग अलग जगह के जो 508 स्टेशन है उनको अभी रिसेंट में ही सुधारा जाएगा, जिसके लिए
25,000 करोड़ रुपए का बजट निकला है। कितना? 25,000 करोड़ का बजट निकला है। टोटल स्टेशनों की बात करें हम तो 1309, 1309। तो यहाँ पर एग्जाम में अब आपको या तो ये 1309 स्टेशन पूछ सकते हैं कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम में कितने स्टेशन इंक्लूड किए गए हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो वो है 1309। या तो बजट है 25,000 करोड़, या लॉन्चिंग डेट तो लॉन्च हुआ था कब? 6 अगस्त 2023 को। कहाँ से लॉन्च किया गया था? मुंबई से। किसने किया था? मोदी जी ने। और उस टाइम पे जो महाराष्ट्र के गवर्नर है वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इस स्कीम का नाम क्या है? अमृत भारत स्टेशन स्कीम। नेक्स्ट इज हु विल लीड द इंडियन टीम इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट हंगरी में होने वाली है इसी महीने, अगस्त 19 से होने वाली है। तो इंडिया की तरफ से लीड है जो कौन रहेंगे? हु विल लीड द इंडियन टीम। इंडियन टीम को कौन लीड करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? नीरज चोपड़ा, तजिंदर पाल सिंह तूर, हिमा दास या फिर रोहित यादव? कौन है जो इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में? तो वो होंगे नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक चैंपियन विनर हैं, जेवलिन थ्रो वाले पहले इंडियन हैं जो यहाँ पर विनर रहे थे लास्ट टाइम जो जापान के टोक्यो में हुआ था। तो यहाँ पर जेवलिन थ्रोअर जो नीरज चोपड़ा है वो यहाँ पर फिर से वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि बुडापेस्ट हंगरी में होने वाली अगस्त 19 से, यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तौर पर क्या करेंगे? नीरज चोपड़ा लीड करेंगे। किसको? भारत की टीम को। पहले करने वाले थे तजिंदर पाल सिंह, लेकिन अभी इन्होंने अपना नाम, उनको बैक में कुछ इंजरी थी तो इन्होंने अपना नाम ऐसे विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट इज थेयम और कलियत्तम इज अ रिचुअल डांस परफॉर्म्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। थेयम या फिर कलियत्तम एक डांस फॉर्म है, कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पर कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। तो थेयम क्या है? हिंदी रिचुअल प्रैक्टिस है जो कि कहाँ पर किया जाता है? आपने जो एक मूवी आई थी, साउथ की मूवी थी, तो यहाँ पर जो थेयम है क्या है? थेयम किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? होता है केरला में। कहाँ पर? केरला में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? केरला। तो यहाँ पर आप किसको आंसर करेंगे? केरला के लिए। अब ये थेयम है क्या? इसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि रिचुअल डांस है। इस डांस की बहुत सारे, यदि आप यहाँ पर ऑनलाइन भी चेक करेंगे तो इस डांस को लेके अलग अलग क्या है रिचुअल्स हैं, अलग अलग टाइप के थेयम भी जो केरल के ही अलग अलग एरिया हैं वहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। पूरा आपका जो पोशाक, जो आपका ड्रेस है, वो सब चीज़ें चेंज की जाती हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे पूरा आपको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप कांतारा मूवी नाम सुना होगा आपने। कांतारा मूवी में जो अचानक से बोलते हैं कि भगवान जी आ गए हैं, भस्म हो गए, वो सब, तो वही थेयम डांस है। कौन सा? थेयम। और रिचुअल डांस है कहाँ का? केरला का। इवन आज भी रिसेंट में केरल के जो कुछ राज्य हैं, साथ ही साथ जो केरल से सटे हुए कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भी ये मनाया जाता है। तो केरल कहाँ का डांस है? थेयम। और कलियत्तम कहाँ का डांस है? केरला का। यहाँ पे मैं एक इमेज ऐड कर देती हूँ ताकि आपको बहुत ईजी इस तरीके से जो आप कांतारा मूवी देखना उसमें आपको ये सब मिल जाएगा देखने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन औषधि बल मित्र प्रोग्राम। तो जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम है जो, इसका मेन एम क्या है? एजुकेट चिल्ड्रन ऑन PMBJP, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मेडिसिन टू चिल्ड्रन, प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड मेडिसिन टू प्रेग्नेंट वुमेन, प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन PMBJP। तो यहाँ पर जो जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम है, बाल का मतलब बच्चों के लिए है। अभी तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम में क्या आएगा आपका आंसर? तो आपका आंसर होगा ऑब्जेक्ट क्या है? एजुकेट करना बच्चों को। किसके लिए? बच्चों के लिए एजुकेट करना है। इस जो प्रोग्राम है जन औषधि दिवस के वीक के तौर पर, या फिर जन औषधि बाल मित्र प्रोग्राम है जो 75 देश के 75 जगहों पे मनाया जाता है। यहाँ पर
बाल मित्र, बाल मित्र का मतलब है बच्चे। क्या है? बाल मित्र का मतलब बच्चे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत, क्या है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना या फिर औषधि बाल मित्र प्रोग्राम। तो एक इसके लिए बच्चों को इंगेज करके पढ़ने के लिए इनकरेज करना। तो एजुकेट चिल्ड्रन ऑन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज ऑटोमेटिक ट्रेन कोल्यूजन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो जब भी दो ट्रेनें आके आपस में टकराती हैं, जो उड़ीसा के पास अभी हादसा हुआ था, तो वो यहाँ पर है कि जब दो ट्रेनें आपस में आके टकराती हैं तो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम काम करता है उन ट्रेन में। तो उस प्रोटेक्टिव सिस्टम का नाम क्या है? ढाल, रक्षा, सुरक्षा या फिर कवच। क्या नाम दिया जाता है? ट्रेन कोल्यूजन सिस्टम है जो इंडिया का ऑटोमेटिक ट्रेन कोल्यूजन प्रोटेक्शन सिस्टम है। क्या नाम है उसका? नाम है उसका कवच। क्या है? कवच। जो ऑटोमेटिक ट्रेन कोल्यूजन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इंडिया में 4 मार्च 2022 को बनाया गया था कि दो ट्रेनें यदि हाई स्पीड से आती हैं, अपने आमने सामने आती हैं, तो उनको किस तरीके से कोलाइड होने से बचा सकते हैं, एक्सीडेंट होने से बचा सकते हैं। और जो यहाँ पर ऑटोमेटिक ट्रेन कोल्यूजन प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका नाम क्या है? कवच। नेक्स्ट वन, विच कंट्री हैज़ द मोस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स किस देश के पास हैं? परमाणु हथियार कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा हैं? रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना या फिर फ्रांस। कौन से देश के पास सबसे ज़्यादा मोस्टली न्यूक्लियर वेपन्स हैं? तो वो है यहाँ पर रसिया। क्या है? रसिया। रसिया के पास यदि बात करें हम 6257 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिसमें से 1458 तो एक्टिव ही रहते हैं उनके। तो यहाँ पर यदि आपको इतना ही याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किसके पास है? रूस के पास। फिर दूसरे नंबर पर क्या है? यूएसए। क्या है? यूएसए। नेक्स्ट इज हु इज़ द रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रिसेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भारत के? राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, अमित शाह या फिर पीयूष गोयल। तो रिसेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कौन है? वो है निर्मला सीतारमण, जो कि पहली महिला वित्त मंत्री हैं। क्या है? पहली महिला वित्त मंत्री। तो कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट वन, रिवर इंदू ओरिजिनेटेड फ्रॉम। तो जो इंदू नदी है कहाँ से निकलती है? हिंदुक्स रेंज, हिमालयन रेंज, कराकोरम रेंज या फिर कैलाश रेंज। तो इंदुस नदी है जो कहाँ पे निकलती है? तो ये निकलती है कहाँ से? कैलाश से। कहाँ से? कैलाश पर्वत से। नेक्स्ट वन इज द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसका क्या नाम पड़ जाता है? देबांग, देहांग, शुभांश्री या फिर धनश्री। क्या नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है? तो तब इसका नाम पड़ता है क्या? देहांग। ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती कहाँ से? तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। नेपाल का जो तिब्बत है वहाँ से। और यहाँ पर ये नमचा बरुआ जो कि साउथ ट्रम है वहाँ से एंटर करते हुए इंडिया में आएगी। और जब ये साउथ जो ट्रम है एंटर करेगी नमचा बरुआ एरिया से तो इसका नाम पड़ जाता है देहांग। और उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश में रहेगी। फिर आफ्टर दैट दिबांग, लोहित और कामेंग नदी में मिल जाएगी। तो ये थे हमारे GK/GS के क्वेश्चन। अब हमारे नर्सिंग के क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूडेड है वो क्या है? क्लिनिकल साइन इज सीन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इस इमेज में कौन सा साइन चेक किया जा रहा है? फोर्थ गिल साइन, कैसल साइन, कार्नेट साइन या फिर ब्रुजिंस्की साइन। कौन सा साइन है यहाँ पर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक कर रही है? पेशेंट लाई डाउन है, फिर यहाँ पर पैर ऊपर उठे हुए हैं लेकिन एब्डोमेन चेक कर रही है। तो ये कौन सा साइन चेक कर रही है हेल्थ केयर प्रोवाइडर? तो ये साइन है आपका कार्नेट साइन। कौन सा साइन है? कार्नेट साइन। कार्नेट साइन है यहाँ पर क्लिनिकल फाइंडिंग है कि जो एब्डोमिनल पेन है, जब आप एब्डोमिनल वॉल पर जब प्रेशर देते हैं और उसको आफ्टर दैट छोड़ते हैं, जो प्रेशर के बाद मसल्स में कितना पेन होता है वो सब चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। तो ये क्या है आपका? कार्नेट साइन। जब आपको पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर आपका पेट इसी तरीके से चेक करेंगे
कौन से एरिया में दर्द हो रहा है, यदि प्रेस करके चेक किया जाता है जब एब्डोमेन, और छोड़ दें तो उस टाइम पे सब चीज़ें चेक करी जाएंगी, और ये कहलाता है आपका क्या, कार्नेट साइन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए फोथरगिल साइन। फोथरगिल साइन भी एब्डोमिनल पेन में ही, जब मरीज को जनरली रेक्टल शीथ हेमेटोमा हुआ हो तब ये साइन देखने को मिलेगा। फोथरगिल साइन क्या है? इफ अ मास इन द एब्डोमिनल वॉल डज नॉट क्रॉस मिडलाइन एंड डज नॉट चेंज विथ फ्लेक्शन ऑफ द रेक्टस मसल्स, तो रेक्टस मसल्स जब पोजीशन चेंज करेंगी उस टाइम पर भी यदि जो एब्डोमिनल वॉल के यहाँ पर पेन है वो नहीं जाता है तो क्या, फोथरगिल साइन। कैसल साइन जनरली स्प्लीनोमेगाली के केस में देखने को मिलेगा। किसमें? स्प्लीनोमेगाली के केस में। नेक्स्ट वन, which of these is administered directly in the form of ear drops to patient of otitis media? तो otitis media का मरीज है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ है, यदि क्या है जो यहाँ पर डायरेक्टली आप एज एन ईयर ड्रॉप के तौर पर एडमिनिस्टर कर सकते हैं? आइब्यूप्रोफेन, ओपियम, पैरासीटामॉल या फिर बेंजोकेन। तो किसके लिए आप है जो डायरेक्टली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन कर सकते हैं? तो वो होगा आपका बेंजोकेन। क्या है? बेंजोकेन है, जो कि ईयर ड्रॉप्स के तौर पे आपको मार्केट में अवेलेबल डायरेक्ट है जो हो जाएगी। एक ऐसी मेडिसिन है जो क्या है, डायरेक्ट इंस्टिल की जाती है, इसमें कुछ भी है जो मिला के ऐड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, बेंजोकेन, जो कि एक लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे काम करेगी यदि ईयर पेन हो रहा है तो यहाँ पर आपको ये डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, चाहे बड़े हो या बच्चे, ये डिपेंड करता है डोज पर बस। तो यहाँ पर बेंजोकेन क्या है कि लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे काम करेगी, और जनरली यहाँ पर इसका यूज़ डायरेक्ट एज एन ईयर ड्रॉप के तौर पे भी किया जाता है। नेक्स्ट इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट डन इन डिप्थीरिया? तो डिप्थीरिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट पूछा है, कौन सा है? सिक टेस्ट, माउंटेक्स टेस्ट, डिक टेस्ट या फिर वेलफ्लेक्स टेस्ट। तो ये सभी टेस्ट किसी ना किसी डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सिक टेस्ट है, क्या है? सिक टेस्ट किया जाता है किसके लिए? डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए। जो वेलफ्लेक्स टेस्ट है, क्या है? वेलफ्लेक्स टेस्ट है, ये किया जाता है किसके लिए? रिक्टेशिया के लिए या फिर रिक्टेशियल इन्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, वेलफ्लेक्स पूछे तो रिक्टेशियल के लिए, माउंटेक्स सबको पता है टीबी के लिए, सिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। नेक्स्ट इज यहाँ पर ये देखिए दिए गए हैं पूरे टेस्ट। टीबी का माउंटेक्स टेस्ट किया जाता है, टाइफॉइड को डायग्नोस करने के लिए विडाल होता है, सिफिलिस के लिए वीडीआरएल किया जाता है। स्कारलेट फीवर है जो डिक टेस्ट था आपको ऑप्शन में, यहाँ पर ये होता है स्कारलेट फीवर के लिए। वेलफ्लेक्स टेस्ट होता है टाइफस फीवर और रिक्टीशियल इन्फेक्शन के लिए। किसके लिए? टाइफस और रिक्टीशियल इन्फेक्शन के लिए। तो नाम याद रखें, टेस्ट के नाम याद, और डिसीज़ का कि कौन सी डिसीज़ में कौन सा टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एल्कोहलिज्म? यदि जो लोग लंबे टाइम तक शराब पीते हैं तो उनको क्या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांस है शराब के कारण? पैरोनिया, डिप्रेशन, डेलिरियम ट्रीमर्स या फिर कोर्साकॉफ साइकोसिस। क्या होने के चांसेस हैं जो लोग लंबे टाइम तक यदि शराब पीते हैं उनके लिए? तो वो होगा यहाँ पर आपका क्या, कोर्साकॉफ साइकोसिस। क्या होगा? कोर्साकॉफ साइकोसिस। नेक्स्ट इज which of the following is an immediate treatment given to a patient with an excessive bleeding from an open fracture? यदि किसी को ओपन फ्रैक्चर हुआ है, ओपन फ्रैक्चर का मतलब साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, बॉन्स हैं जो इंटैक्ट हो बॉन्स हैं जो स्किन को ब्रेक करती हुई बाहर आ गई हैं। ये चीज़ मैंने आपको जो रिसेंट में स्केलेटल सिस्टम की क्लास ली थी उसमें पढ़ाया भी है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दैट ओपन फ्रैक्चर हुआ है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? मोबिलाइजेशन करना, ब्रिंगिंग बोन्स टू नॉर्मल पोजीशन, ट्रीट फॉर शॉक, प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। तो एक होता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर जिसमें मतलब बोन्स अंदर ही टूटेगी, स्वेलिंग होगी, लेकिन हड्डी टूट के बाहर नहीं आएगी, ना ही ब्लीडिंग होगी, सीधी सी बात, स्किन ब्रेक नहीं होगी, तो हो गया इंटैक्ट।
अब यहाँ पर यदि ओपन फ्रैक्चर है दैट मीन्स ब्लीडिंग होगी, स्किन ब्रेक हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। ब्लीडिंग कैसे कंट्रोल होगी? प्रेशर ड्रेसिंग के साथ में। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन इज नो नॉट मी रिएक्शन ऑफ द पेशेंट सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ। तो जो टर्मिनल इल पेशेंट हैं यहाँ पर नो नॉट मी यदि रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब कौन सी स्टेज में है? वो जो कुबलर रॉस की स्टेज है यहाँ पे वही दी गई है, एंगर, बार्गेनिंग, डिनाइल या फिर एक्सेप्टेंस। तो कौन सी स्टेज में जब पर्सन नो नॉट मी करेगा तो वो होगी आपकी कौन सी स्टेज? वो होगी आपकी डिनाइल। क्या होगी? डिनाइल। जो एलिजाबेथ कुबलर रॉस है इन्होंने 5 स्टेज डाइंग की, 5 स्टेज हैं जो डिस्क्राइब की थी। स्टेज फर्स्ट, या तो ये आपको सीक्वेंस वाइज जमाने आएंगी, ध्यान से सुने, या तो सीक्वेंस वाइज जमाने आएंगी या फिर पूछेंगे कि ये किसने दी है या फिर किस चीज़ के लिए है। तो ये क्या है? कुबलर रॉस के द्वारा दी गई 5 यहाँ पे स्टेप होंगे। फर्स्ट होती है डिनाइल, नो नॉट मी, सबसे कॉमन रिस्पॉन्स है। स्टेज सेकंड, दूसरे में गुस्सा आएगा, वाई मी, मैं ही क्यों। तीसरे में पर्सन कहेगा यस मी, बट एक्सेप्ट करना चाहेगा लेकिन फिर भी बार्गेनिंग करेगा। फिर डिप्रेशन, डिप्रेशन में आप उसने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बहुत दुखी है, एट द एंड क्या कर लेगा? अपने आप को शांत रखते हुए वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाएगा। आपका रिजल्ट आया, नॉरसेट में आपने खूब तैयारी की, आपने नॉरसेट में तैयारी की, रिजल्ट आया, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आप हाफ मार्क्स से या फिर 1 नंबर से रह गए। पहले तो आपको लगेगा नहीं नहीं हो जाएगा मेरा, सेकंड काउंसलिंग में हो जाएगा, तो ये आप डिनाई कर रहे हैं, बट आपको अंदर से पता है कि नहीं होने वाला। एक ही काउंसलिंग में भर जाती हैं सीटें। दूसरे में आपको गुस्सा आएगी कि मैंने थोड़ा और क्यों नहीं पढ़ लिया। तीसरे में लगेगा चलो ठीक है बाद में देखते हैं। चौथे में आप दुखी हो जाएंगे। दुखी होने का मतलब आपको लगेगा कि फिर से पढ़ना पड़ेगा। एक दुखी है एक तरीके का, ज़्यादा पढ़ाई करना आप लोगों को। फिर एट द एंड आप एक्सेप्ट करेंगे उस चीज़ को कि चलो भाई अब अगली बार जब एग्ज़ाम होगा तो हम फिर से दे लेंगे। तो ये वहाँ पर वही है। तो ग्रीफ स्टेज भी आप इसको कह सकते हैं और डाइंग स्टेज भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई रैसेस इज सीन इन। तो बटरफ्लाई रैसेस किस में देखने को मिलेंगे? सिफिलिस में, SLE में, TB में कि मीजल्स में? किस में बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलेंगे? तो बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलेंगे किस में? वो होगा आपका सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस। देखिए यहाँ पर एक इन्फ्लामेटरी ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें आपका खुद का इम्यून सिस्टम आपके लिए अटैक करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गई? आपकी ऑटो इम्यून डिसीज़ है। और यहाँ पर जब ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है तो आपके फेस पर जो बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे ऑन योर चीक्स आपको ये क्या देखने को मिलेंगे? रैसेस देखने को मिलेंगे। और ये क्या कहलाएंगे? बटरफ्लाई रैसेस। क्या है ये? बटरफ्लाई रैसेस। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फ्रॉम लिवर टू एडिपोज टिश्यू। इट इज द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन? तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन है जो लिवर से एडिपोज टिश्यू तक होता है, तो ये काम कौन करता है? LDL इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL या फिर HDL। तो ये काम कौन करेगा? ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, तो लिवर से एडिपोज टिश्यू में, कहाँ से? लिवर से एडिपोज टिश्यू में लेके जाना है, तो ये काम कौन करेगा? VLDL, HDL, LDL। तो कौन ये काम करेगा? ये काम आपका कौन करेगा? VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। क्या है? वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो कि एक टाइप का क्या है? ब्लड फैट है। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में भी रखा जाता है। LDL हो गया और VLDL हो गया, दोनों क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाएंगे। कौन से? बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? क्या करेगा? क्योंकि लिवर से तो बाहर निकालना चाहिए ना कि एडिपोज टिश्यू में जाके जमा कर दिया तो वहीं जमा रह जाएगा। तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को ट्रांसपोर्ट करेगा लिवर से एडिपोज टिश्यू में। काम कौन करेगा? आपका VLDL।
नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी। तो यदि कोई एब्डोमिनल सर्जरी होती है तो प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशन कौन सा डेवलप हो सकता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यूरिनरी रिटेंशन या फिर एटलैक्टेसिस। तो क्या है जो यहाँ पर होने का चांस रहेगा कॉम्प्लिकेशन एब्डोमिनल सर्जरी के बाद? तो वो होगा एटलैक्टेसिस, लंग्स का कोलैप्स होना, लंग्स का सिकुड़ना एक तरीके से हम कहेंगे। तो यहाँ पर एटलैक्टेसिस में या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शियल तरीके से आपका लंग्स या फिर लंग्स का कोई भी लोब है क्या होगा? श्रिंक होगा, मतलब सिकुड़ेगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका कोलैप्स होगा एक तरीके से, और ये क्या है? कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी का। नेक्स्ट वन, which of the following is the normal respiratory rate of healthy newborn baby? तो एक जो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी है उसका रेस्पिरेटरी रेट कितना होगा? 16 बीट पर मिनट, 16 पर मिनट, 20 पर मिनट, 35 या फिर 22 पर मिनट। एक नॉर्मल हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट यदि पूछते हैं तो होगी 35 पर मिनट। कितना? 35 पर मिनट। एडल्ट में पूछें तो कितना हो जाता है? 15 से 20 तक के रेंज में चली जाती है। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन अ मेल क्लाइंट इज हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। तो यदि किसी मेल क्लाइंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आते हैं तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे? रिस्ट्रेन द क्लाइंट लेग्स आर्म्स, एलिवेट द हेड ऑफ बेड, प्लेस अ टंग ब्लेड इन द क्लाइंट माउथ या फिर टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। क्या करेंगे आप यदि किसी पर्सन को टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स आ रहे हैं? तो ऐसे टाइम पर आप क्या करेंगे? पर्सन को इंजरी से बचाने का फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी। मरीज में कोई से भी सीजर्स आते हो, प्रायोरिटी आपकी सेम एक ही रहेगी सबसे पहली, कि उसको आपके लिए क्या करना है? इंजरी से प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज क्लाइंट इज अ ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर फॉल्स। तो सबसे ज़्यादा किसको गिरने का डर होगा? ऑप्शन है अ 77-year-old फीमेल क्लाइंट इन अ रूम दैट हैज़ लो ग्लेयर फ्लोर्स। दूसरा है 87-year-old फीमेल क्लाइंट इन अ क्लाइंट रूम दैट हैज़ लो ग्लेयर फ्लोर्स। तीसरा है 27-year-old सेडेटेड मेल क्लाइंट, और चौथा है 37-year-old मेल क्लाइंट विथ इम्पेयर्ड रीनल परफ्यूजन। तो सबसे ज़्यादा गिरने का डर किसको होगा? 77 साल का पर्सन है यहाँ पर, लेकिन वो अपने रूम में है, फ्लोर क्या है? थोड़ा सा लो ग्लेयर में है। दूसरा 87 की क्लाइंट है, वो भी अपने रूम में है। तीसरा पर्सन है तो 27 साल का, लेकिन आपको पहले लगेगा कि ये बूढ़े लोग गिरने का डर होगा, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा रिस्क रहेगा जो सेडेटेड है। मेल क्लाइंट है, 27 साल का है, उसने सेडेटिव्स ले रखे हैं, सेडेटिव्स एडमिनिस्टर किए गए हैं, तो उसको गिरने का डर सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 27-year-old सेडेटेड मेल क्लाइंट, क्योंकि उसने सेडेटिव मेडिकेशन ली हुई है इसलिए। नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन डॉग बाइट से आता है, आपको कोई सी भी क्लास पूछ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन है आपको फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ केसेस ऑफ क्लास 3 डॉग बाइट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डॉग बाइट में सभी चीज़ें सही हैं किसी एक को छोड़कर। गिव इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर पैसिव इम्यूनिटी, गिव ARV एंटी रेट्रोवायरल, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज, या फिर इमीडिएटली वॉश वुंड विथ सोप एंड वाटर। क्लास 3 डॉग बाइट की बात की जा रही है, तो आपको सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। क्या है? सब कुछ करना है किसी एक को छोड़कर। ARV देंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, वॉश साबुन पानी से धुलेंगे घाव को जहाँ काटा है, लेकिन स्टिचिंग नहीं करना है, ये काम आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इमीडिएटली स्टिच वुंड अंडर एंटीबायोटिक कवरेज नहीं करना। तो यहाँ पर जब आपको रेबिड एनिमल काटेगा जिससे रेबीज होने के चांसेस रहेंगे, वो डॉग हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कैटेगरी में क्या होगा? आदमी के लिए यदि कुत्ते ने काटा नहीं, उसने ओनली टच किया है, लिक किया है आपकी स्किन को,
लिक ऑन इंटैक्ट स्किन, स्किन ब्रेक नहीं हुई है, लिक बस किया है, चाटा है। सेकंड में अनकवर्ड स्किन रहेगी, स्क्रैच होंगे लेकिन ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ऐसे में वैक्सीन लगाया जाएगा तुरंत और ट्रीटमेंट है जो स्टार्ट किया जाएगा। थर्ड में आपका बाइट्स हैं, स्क्रैच है, स्किन भी ब्रोक हुई है, कंटिमिनेशन ऑफ फूड भी हो, म्यूकस भी गया है, और जो यहाँ पर आपको क्या है सलाइवा भी जो एनिमल की वो आपके अंदर गई है। तो ऐसे में वैक्सीन करना है, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना है, लोकल ट्रीटमेंट करवाना है जो भी घाव हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज एन अपेंडिसाइटिस पेन इज लोकेटेड इन विच क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। तो अपेंडिसाइटिस में पेन है जो कौन से क्वाड्रेंट में होगा एब्डोमेन की? लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट या फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो अपेंडिसाइटिस में पेन होगा लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में होगा एब्डोमेन के? लेफ्ट लोअर में, राइट लोअर में कि लेफ्ट अपर और राइट अपर में? तो कौन से एरिया में, कौन से क्वाड्रेंट में पेन होगा? तो ये पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट में। अपेंडिसाइटिस में यहाँ पर क्या है, जो ये रहा आपका पेन, मैकबर्नी पॉइंट है जो कि क्या है यहाँ पर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस लेटरली ऑन द लाइन ड्रॉन द अम्बलाइकस टू द राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। एग्जाम में भी आता है कि पेन आपको राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के यहाँ पे हो रहा है, तो कौन सा पेन है? तो ये मैकबर्नी पॉइंट वाला पेन, और ये कहलाता है अपेंडिसाइटिस का पेन। इसको रॉबसन साइन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में या तो मैकबर्नी पॉइंट पूछ सकते हैं, रॉबसन साइन पूछ सकते हैं, सब किसके हैं? अपेंडिसाइटिस के। तो यहाँ पर यदि पेन की बात करें तो कहाँ पर होगा? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर? राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होगा। नेक्स्ट इज टेट्रासाइक्लिन इज अ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ। तो कोई बीमारी फैली है वहाँ पर लेकिन आपको हुई भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर वो फैल रही है एज एन एंडेमिक की तौर पर, तो टेट्रासाइक्लिन यूज़ की जाएगी। किस डिसीज़ के लिए की जाएगी? कोलेरा के लिए, मेनिंजाइटिस के लिए, लेप्टोस्पायरोसिस के लिए कि बॉर्डेटेला के लिए? किसके लिए टेट्रासाइक्लिन यूज़ की जाएगी एज एन प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर? तो ये की जाएगी कोलेरा के लिए। कुछ मंथ पहले पौंडुचेरी में कोलेरा फैला था तो वहाँ पर एंडेमिक लगा दिया गया था। क्या एंडेमिक लगा दिया गया था? तो यहाँ पर जो कोलेरा की कंडीशन, जिसको आप हैजा कहेंगे, तो उसके लिए एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर क्या दिया जाता है? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, दो में से कोई सी भी है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर स्पुटम डिस्पोजल। तो स्पुटम को डिस्पोज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी अपनाई जाएगी? ब्लीचिंग पाउडर, फिनॉल, बर्निंग या फिर फ्यूमिगेशन। तो जो बेस्ट मेथड है स्पुटम को डिस्पोज करने की वो कौन सी है? वो है आपकी ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट वन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ अ कम्युनिटी। किसी भी देश का सबसे अच्छा हेल्थ स्टेटस का इंडिकेटर कौन सा है? साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डिसेबिलिटी प्रिवलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। किसी भी देश का सबसे अच्छा हेल्थ स्टेटस पता कैसे चलेगा कि ये देश प्रॉपर तरीके से अच्छी तरक्की कर रहा है? वो पता चलेगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ में। क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, जिसमें यहाँ पर पर्सन की पूरा पैदा होने से लेके वो किस तरीके से अपना जीवन जीता है वो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। नेक्स्ट वन, सेफ स्ट्रेटजी इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रोकोमा। सेफ कंटेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। तो सेफ स्ट्रेटजी WHO ने लाई थी किसके लिए? ट्रोकोमा के लिए, जो कि एक आई डिसीज़ है। तो यहाँ पर सेफ में सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं किसी एक को छोड़कर। तो क्या होगा? वो होगा आपका एनुअल आई चेकअप्स हो इंक्लूडेड। क्या क्या होगा सेफ स्ट्रेटजी में? सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीनलीनेस और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। सेफ स्ट्रेटजी के क्या हैं? 4 यहाँ पर क्या है?
एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए फैक्ट हैं, 4 फैक्ट हैं WHO ने डेवलप की थी। एक्रोनेम दिया गया था सेफ, मतलब सर्जरी टू ट्रीट द ब्लाइंडिंग स्टेज ऑफ द डिसीज, एंटीबायोटिक देना इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, फिर फेशियल क्लीननेस बना के रखना है, फिर अपना फेस आइज सब क्लीन करके रखनी है, और इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर क्या है, सेफ स्ट्रेटजी ट्रोकोमा के लिए दी थी किसने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट वन, लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज, तो भारत में अंधे होने का मेन रीज़न क्या है, विटामिन ए की कमी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा या फिर ट्रोकोमा। तो ब्लाइंडनेस का जो मेन रीज़न है इंडिया में वो क्या है, वो है कैटरेक्ट और मोतियाबिंद। भारत में 62.6% से ज़्यादा लोगों को कैटरेक्ट हो चुका है और हुआ है। ये डेटा बता रहा है कि कैटरेक्ट कितना 62.6% तक, और सबसे ज़्यादा अंधे होने का जो रीज़न है भारत में वो है कैटरेक्ट। जो आपके लेंस है उन पे ओपेसिटी का छाना है, ओपेसिटी का छाना। नेक्स्ट वन, अपीयरेंस ऑफ वर्टन्स लाइन इन लीड पॉइजनिंग, यदि किसी को लीड पॉइजनिंग होती है तो वर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी। तो कहाँ मिलेगी, पेल पिंकिश गम्स में, ग्रीनिश कोटिंग ऑन गम्स, ब्राउन स्टेन ऑन टीथ या फिर ब्लूइश पर्पल लाइन ऑन गम्स। लीड पॉइजनिंग में वर्टन्स लाइन देखने को मिलेगी, और देखने को मिलेगी कहाँ पर, गम्स में। जो आपके पर्पल जो गम्स हैं कैसे हो जाएंगे, पर्पल टाइप के हो जाएंगे, येलो पर्पल टाइप के। तो ये क्या कहलाएगी, वर्टन्स लाइन, और इसको बर्टोनियन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी मरीज को, जो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, बैटरी बनती हैं जहाँ पे, वो यहाँ पे काम करते हैं, तो उनको ब्लैक ब्लू टाइप की लाइन बनेगी, और क्या कहलाएगी आपकी लाइन, बर्टन्स लाइन। क्या कौन सी लाइन कहलाएगी, बर्टन्स लाइन। तो बनती किसको है, जो लोग लंबे टाइम तक लीड फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और उनमें क्या हो जाएगा, जो दांत हैं ब्लूइश पर्पल लाइन बन जाएगी, कहाँ पर, गम्स पर, मसूड़ों के यहाँ पर। देखिए, अर्ली साइन ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का अर्ली साइन कौन सा है। लेप्रोसी होता किससे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रासी ग्राम स्टेनिंग नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन्स डिसीज। अर्ली साइन क्या है, सिंकिंग ऑफ द नोज ब्रिज, थिकेंड पेनफुल नर्व, लीजन ओवर द स्किन या फिर लॉस ऑफ सेंसेशन। तो लेप्रोसी का जो फर्स्ट साइन है यहाँ पर, अर्ली साइन है, वो है क्या, थिकेंड पेनफुल नर्व। अर्ली साइन पूछते हैं तो क्या है, थिकेंड पेनफुल नर्व, जिसमें पेनफुल अल्सर्स टाइप के बन जाएंगे स्किन पे, जो इमेज में आपको दिख रहे हैं। फिर लीजन्स ऑफ द हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स, फ्लैट पेल एरिया ऑफ स्किन, आई डैमेज होंगी, ब्लिंकिंग, जो आँखों की ब्लिंक करते हैं आप वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थिकेंड पेनफुल नर्व बन रहा है, क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका, लेप्रोसी का साइन, जिसको पेनलेस अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है, थिकेंड पेनफुल नर्व। सबसे पहला यहाँ पे अर्ली साइन पूछा है, तो क्या है, थिकेंड पेनफुल नर्व। कीमोप्रोफाइलैक्सिस ऑफ चॉइस इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर जो मेनिंगोकोकल यदि मेनिंजाइटिस हुआ है तो कौन सी मेडिसिन दी जाएगी, रिफाम्सिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर क्लोरोक्विन। कौन सी मेडिसिन दी जाएगी यदि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस में कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पे आपको देना है तब। यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फिर भी एज अ कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर देना है तो कौन सी देंगे, तो होगी रिफाम्सिन, जो कि फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। क्या है, रिफाम्सिन देंगे। नेक्स्ट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज, तो हाईएस्ट लेवल क्या है लर्निंग का, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चेनिंग या फिर वर्बल एसोसिएशन। तो सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ से सीखेंगे, किसी भी चीज़ को सॉल्व करके, किसके लिए, किसी भी चीज़ को सॉल्व करके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होगा आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जो कवर अमाउंट है वो कितना होगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो जो कवर अमाउंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वो कितना होता है, टोटल अमाउंट की बात की जा रही है तो वो होगा कितना, 2 लाख तक।
जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है लॉन्च की गई थी 9 मई 2015 को। इसके तहत उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली, जो अभी नहीं है। तो यहाँ पर इसके लिए 8 मई को कोलकाता में मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन इसकी जो एक ऑफिशियल डेट कंसीडर की जाती है वो मानी जाती है 9 मई 2015। और इसके तहत जो बीमा किया जाता है कितना, 2 लाख तक का। कितना, 2 लाख तक का। नेक्स्ट वन इज beta-2 transferrin is a specific test done in which condition। तो beta-2 transferrin टेस्ट किस कंडीशन में किया जाएगा? एलर्जिक रेनाइटिस, लूपस वल्गैरिस, मलेरिया या फिर CSF प्राइनोरिया में। तो beta-2 ट्रांसफेरिन है जो कि एक स्पेसिफिक टेस्ट है, किस केस में किया जाएगा? किस केस में किया जाएगा beta-2 ट्रांसफेरिन टेस्ट? तो यहाँ पर एक किया जाता है CSF राइनोरिया में। राइनोरिया का मतलब है कि जब CSF लीक होके आपके क्या हो, नाक के थ्रू आए। और ये आएगा कहाँ से? जब आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जो आपका जो फ्लूइड है नोज़ और साइनस के थ्रू बाहर आए। कहाँ से? नाक से जब CSF बाहर आए तब ये टेस्ट है जो किया जाएगा। और ये होता है कुछ केसेस में। राइनोरिया का मतलब है कि नाक के थ्रू कोई भी फ्लूइड बाहर आना, और यहाँ पर CSF बाहर आता है। तो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज द बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर क्या है? कोलेरा, मलेरिया, TB या फिर लेप्रोसी। तो यहाँ पर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। इसको बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर इसलिए भी कहा गया है कि इसमें लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि अर्ली मैरिज, किसी को लगता है अर्ली मैरिज से TB होती है, या फिर किसी को लगता है बहुत सारे बच्चे पैदा होने के कारण होती है। तो प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण इस चीज़ के लिए, TB के लिए क्या कहा गया है? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। एंटी मलेरिया मंथ आप कब मनाते हैं? दिसंबर, जनवरी, मई या फिर जून में। तो एंटी मलेरिया मंथ आप कब सेलिब्रेट करते हैं? दिसंबर में, जनवरी में, मई में कि जून में? जैसे आपको सितंबर पूरा पोषण माह के तौर पे मनाना है, फर्स्ट वीक अगस्त का ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पे आपने मनाया, वैसे ही एंटी मलेरिया मंथ मनाया जाता है जून में। कब? एंटी मलेरिया मंथ जून में मनाया जाता है। जो ब्रीडिंग होती है मॉस्किटो की उसको स्टॉप करके लार्वा को मार के, लार्वा के लिए जनरली फिश यूज़ की जाती हैं, पानी में छोड़ दी जाती हैं ताकि वो लार्वा को खा जाए। ब्रीडिंग जो मच्छर के लार्वा है उनसे मच्छर ना बन पाए। तो यहाँ पर एंटी मलेरिया मंथ के तौर पर कौन सा मंथ माना जाता है? जून। नेक्स्ट वन इज लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन बी सीन इन। कौन से केस में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज या फिर मल्टीपल जेस्टेशन में। प्रोजेस्टेरॉन जरूरी क्यों है? प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत क्यों है? एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए? एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। अब इस हेल्दी प्रेगनेंसी में यदि आपको कहा जाए कि लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कौन से केस में देखने को मिलेगा, तो वो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी कहाँ पर? यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर कहाँ पर हो जाए? फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है किस केस में देखने को कम मिलेगा? वो होगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज पेन इन द काफ ऑन डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट में इंडिकेट। तो काफ मसल्स के यहाँ पे पेन होना, जब आप पैर को क्या करते हैं? मोड़ते हैं, तो वो साइन कहलाता है हॉमन्स साइन। और ये किस में देखने को मिलेगा? एन्यूरिज्म में, सेलुलाइटिस में, लिम्फेडीमा में कि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। तो पेन इन काफ मसल्स, काफ मसल्स में दर्द होता है जब आप डॉर्सीफ्लेक्शन वे में पाँव को घुमाते हैं, तो वो साइन कहलाएगा हॉमन्स साइन। और देखने को मिलता है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। किसमें? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। इस तरीके से आपकी काफ मसल्स हैं, यहाँ पर जब आप टर्न करेंगे तो आपको पेन होगा, वो साइन कहलाएगा हॉमन्स साइन, और देखने को मिलेगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के केस में। पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर के लिए कितने ml की सिरिंज है जो यूज़ की जाएगी? 1 ml, 2 ml, 3 ml या फिर 5 ml। तो जो PICC है, पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, क्या है? सेंट्रल कैथेटर है।
तो यहाँ पर सेंट्रल कैथेटर को फ्लश करने के लिए कौन सी सिरिंज का इस्तेमाल किया जाएगा? तो हमेशा है जो और मेनली सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो होती है 5 ml की सिरिंज की। कौन सी? 5 ml की सिरिंज। जो पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, क्या है? पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर है, जो कि PICC लाइन के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। सॉफ्ट लॉन्ग कैथेटर रहेगा इनटू अ वेन और चाइल्ड आर्म, लेग और नेक। जनरली इसमें जब आप मेडिकेशन लगाते हैं तो यदि इसको जब आप लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, कभी कभी ब्लॉक हो जाता है तो इसको फ्लश किया जाता है, हमेशा फ्लश किया जाता है। लेकिन जब PICC लाइन कैथेटर यूज़ किया जाता है तो कोई भी दवाई, आप कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं या फिर न्यूट्रिशन देते हैं, ब्लड ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे केस में आपने देखा होगा इस तरीके से जब आपको बहुत ज़्यादा मेडिकेशन की ज़रूरत होती है तब है ये जो लगाया जाएगा। तो यहाँ पर जो लार्ज वेन रहेगी, इसमें जनरली आर्म की जो लार्ज वेन है यहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे केस में PICC लाइन को जब आप फ्लश करेंगे तो 5 ml की सिरिंज से फ्लश करेंगे। क्लियर है? ये एग्ज़ाम में आपको या तो ये यहाँ पर ये आपको पूरा विथ सेट के पूछा जा सकता है PICC लाइन कैथेटर, या फिर आपको इसमें क्या मेडिकेशन के लिए है या ब्लड के लिए, तो आपसे इस तरीके के कुछ भी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विजुअल एनालॉग स्केल इज मोस्ट वाइडली यूज टू मेजर। जो विजुअल एनालॉग स्केल है इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? सेडेशन के लिए, पेन इंटेंसिटी, स्लीप या फिर डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। तो विजुअल एनालॉग स्केल, विजुअल मतलब आपको दिखाई देना, स्केल में तो आपको चेक करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर आप कौन सी चीज़ को असेस करने के लिए, मेज़र करने के लिए विजुअल एनालॉग स्केल का यूज़ करेंगे? तो वो होगी पेन इंटेंसिटी। क्या है? पेन इंटेंसिटी। एक और एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि पेन को लेके आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? तो पेन का जो सबसे फर्स्ट थिंग होती है वो होती पेन इंटेंसिटी, मतलब पेन कितना ज़्यादा हो रहा है, पेन की फ्रिक्वेंसी क्या है, पेन किसके कारण हो रहा है। बट यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा? इंटेंसिटी। तो विजुअल एनालॉग स्केल से आप पेन है जो कितना ज़्यादा हो रहा है, पेन इंटेंसिटी को असेस करने के लिए स्केल है जो यूज़ की जाएगी। यहाँ पर 0 to 10 तक स्कोरिंग दी जाएगी। फिर यहाँ पर यदि 0 है मतलब पर्सन को कोई भी पेन नहीं हो रहा है, 2 है मतलब माइल्ड है इसमें पर्सन लेकिन बेटर है, उसके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं रुक रही हैं। फिर जो 4th पॉइंट होगा वो होगा नेगिंग, अनकम्फर्टेबल और ट्रबलसम पेन, मतलब पर्सन में इसकी दूसरे काम है जो रुक रहे हैं। फिर जो 6th दिया जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक इमेज, यदि नॉर्सेट का एग्ज़ाम देते हैं तो या तो डायरेक्ट स्केल पूछेंगे या फिर आपको एक पर्टिकुलर पूछ सकते विजुअल एनालॉग स्केल में कितना नंबरिंग है जो दी जाएगी। यदि 10 स्कोर दिया जाता है विजुअल एनालॉग स्केल में, मतलब कि वो पेन क्या है? असहनीय है, अनबियरेबल पेन है, मतलब पर्सन उसको सहन करने की क्षमता नहीं रख रहा है, और ये बस सबसे वर्स्ट पॉसिबल अनबियरेबल पेन रहेगा। तो यहाँ पर यदि आपको पेन इंटेंसिटी के लिए स्केल पूछे तो वह विजुअल एनालॉग स्केल, और यहाँ पर स्कोरिंग पूछे तो मैक्सिमम 10 तक स्कोरिंग यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन इज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर रिच इन विच पार्ट ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से आपको एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आप अपना जो पेंक्रियाज वाला सेक्शन है कवर करके रखें। जो पेंक्रियाज का पार्ट है हेड, बॉडी, नेक, टेल, तो यहाँ पर कहा है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही क्या करते हैं? हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। और पेंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्मोन्स के अलावा एंजाइम्स को भी रिलीज करती है। एग्जाम में अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं 2023 में, उसमें बहुत क्वेश्चंस आए पेंक्रियाज से। पेंक्रियाज एक जो साथ में हार्मोन के अलावा क्या रिलीज करती है? ये हार्मोन के अलावा आपकी बॉडी में कुछ जो एंजाइम्स हैं उनको भी सीक्रेट करने का काम करेगी। पेंक्रियाज का जो सबसे ज़्यादा पार्ट है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस वाला सेक्शन है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है। बीटा, अल्फा, डेल्टा सेल्स हैं जो रिलीज करेंगी इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन। तो ये तीनों हार्मोन रिलीज करने के लिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो बीटा है वो तो इंसुलिन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्ट होता है टेल में। कहाँ पे? टेल वाले सेक्शन में। नेक्स्ट वन इज
A strong, persistent and irrational fear of some specific object or situation that present little or no danger to a person is called। तो यहाँ पे कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग है, इरेशनल फियर है कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके, कुछ सिचुएशन को लेके, जिससे लेकिन पर्सन को कोई भी खतरा नहीं है। तो क्या सिनकोप, इंसोम्निया, फोबिया या फिर एमनेसिया। तो एमनेसिया का मतलब तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा इंसोम्निया का मतलब होगा कि आपको नींद ना आना, लैक ऑफ स्लीप। सिनकोप का मतलब है फेंटिंग या फिर चक्कर आना सडनली। और जो यहाँ पर अब आपका बचता है वो है फोबिया। क्या है? फोबिया। फोबिया अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक्रोफोबिया मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगे। एरोफोबिया, एरो मतलब हवा होती है और उड़ने से डर लगना हो गया यहाँ पे। फिर सबसे ज़्यादा आता है आपको क्लस्ट्रोफोबिया, तो मतलब फियर ऑफ क्राउडेड प्लेस, जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है। और एक और आता है आपको हीमोफोबिया, हीम मतलब ब्लड, मतलब ब्लड से डर लगना। हाइड्रोफोबिया तो है फियर ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिया देखने को किस में मिलता है? रेबीज में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ अ कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। तो कौन सा एजेंट है जो कि डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रोटावायरस, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, इकोलाई या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जो एजेंट कॉमनली इन्फेंटाइल डायरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका तो अमीबियासिस के लिए हो गया। अब यहाँ पर बचता है रोटावायरस, क्योंकि जो बाकी हैं डायरिया कॉज नहीं करेंगे। इकोलाई रहता है आपकी बॉडी में, डायरिया कॉज नहीं करेगा, स्पेशली इन्फेंट्स में। तो इन्फेंटाइल डायरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा रोटावायरस। क्या है? रोटावायरस। रोटावायरस के लिए वैक्सीन भी दी जाती है, बच्चों के में 3 डोज दिए जाते हैं। रोटारिक्स, रोटावैक, 2 तरीके की वैक्सीन होती है, एक के 3 डोज दिए जाते हैं, एक के 2। जब पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है उसी के साथ में इस वैक्सीन को भी दिया जाता है। तो आपको याद रखना है रोटावायरस बच्चों में सबसे ज़्यादा डायरिया कॉज करेगा, और इसको प्रिवेंट करने के लिए रोटावायरस वैक्सीन है जो दी जाती है। नेक्स्ट इज TB positive patient is on DOTS treatment, complaint that his urine becomes orange. The nursing officer knows this is the common side effect of which medicine? तो TB पॉजिटिव पेशेंट है। क्या है? TB पॉजिटिव पेशेंट है, डॉट्स ट्रीटमेंट चल रहा है उसका, जो कि 6 महीने एटलीस्ट ड्यूरेशन पूछे तो कितना होता है इनिशियल 6 मंथ तक। तो यहाँ पर उसकी यूरिन का कलर ऑरेंज हो रहा है। तो एज अ नर्स आप क्या कहेंगे? किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है? स्ट्रेप्टोमाइसिन का, आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन या प्रिथाम्ब्यूटॉल। TB पॉजिटिव पेशेंट है, डॉट्स ट्रीटमेंट चलता है उसका। तो यदि कंप्लेंट करता है कि यूरिन रेड ऑरेंज कलर की होती है, मतलब पर्सन को ये क्या है? रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट है। किसका? रिफाम्सिन का। स्ट्रेप्टोमाइसिन से तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज होगी। और यहाँ पर जो बाकी है अदर मेडिकेशन, इनसे भी साइड इफेक्ट होते हैं। न्यूरोपैथी होगी आपको। तो यहाँ पर जो TB पॉजिटिव पेशेंट में यदि रेड ऑरेंज कलर की यूरिन कहते हैं, दैट मीन्स पर्सन को रिफाम्सिन का साइड इफेक्ट हुआ है। और जो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन का कहें तो इसका सबसे जो ये कहेंगे हम कॉम्प्लिकेशन कहेंगे या फिर साइड इफेक्ट कहेंगे, वो होगा 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज करना, मतलब ऑडिटरी नर्व। इससे पर्सन है जो बहरा भी हो सकता है, डीफनेस। नेक्स्ट इज क्लार्क रूल इज यूज्ड फॉर। तो क्लार्क रूल किसके लिए यूज किया जाएगा? इवैल्यूएटिंग द IQ ऑफ चाइल्ड, इवैल्यूएटिंग द चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ, एस्टिमेटिंग द पीडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग्स या फिर नन ऑफ द अबव। क्लार्क रूल यूज किया जाता है जनरली पीडियाट्रिक में ड्रग डोज को कैलकुलेट करने के लिए, बच्चों में ड्रग का डोज कैलकुलेट करने के लिए। यंग फार्मूला हो गया, क्लार्क हो गया, तो ये सभी क्या है? बच्चों में मेडिकेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो जो यहाँ पे क्लार्क रूल है बच्चों में पीडियाट्रिक में डोज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लंबर पंचर इज डन इन बिटवीन। तो लंबर पंचर है जो कहाँ पे किया जाएगा? C2 एंड L4 में, L1 L2 L4 L5 L2 L3। तो सबसे जो कॉमन लंबर पंचर के लिए साइट चूज की जाती है वो होती है L4 एंड L5। क्या है? L4 एंड L5। L3 to L4 भी यूज़ की जाती है, लेकिन कॉमनली है जो L4 L5 है जो यूज़ की जाएगी। लेकिन एग्जाम में आपको L4 L5 ना हो, L3 L4 हो तो आप उसको मार्क भी कर सकते हैं।
पोजीशन पूछें तो सी से पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, लाइंग पोजीशन एग्जाम में प्रोसीजर करते हुए जरूर पूछा जाता है। और लंबर पंचर में किया जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए है जो लंबर पंचर और स्पाइनल टेप है जो किया जाएगा। L3 L4 में भी किया जाता है और L4 L5 में भी किया जाता है, लेकिन सबसे कॉमन L4 L5 में होगा। नेक्स्ट इज विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सा टर्म है जो एमनियोटिक फ्लूइड की यदि कमी हो जाती है, सफिशियंसी होती है, तो उसके लिए यूज करेंगे ओलिगोयूरिया, पॉलीहाइड्रोमनियोस, ओलिगोहाइड्रोमनियास या फिर हाइपरएमेसिस। कौन सा टर्म है जो यूज़ किया जाएगा यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है? कम होने के लिए यूज़ किया जाएगा ओलिगो, क्या है, ओलिगोहाइड्रोमनियस। ओलिगोयूरिया का मतलब तो है कि 400 ml से भी कम यूरिन पास करना। हाइपरएमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग। पॉलीहाइड्रोमनियस का मतलब ज़्यादा, ओवर होना, 2000 ml से भी ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड का होना। अब यहाँ पर ओलिगो का मतलब है कि कम होना, कितना, 500 ml से भी कम होना तो ओलिगोहाइड्रोमनियोस, और 2000 ml से ज़्यादा होना मतलब क्या, पॉलीहाइड्रोमनियोस। नेक्स्ट इज इन एन इमरजेंसी व्हेन द पेशेंट इज अनेबल टू स्टेट हिज ब्लड ग्रुप इफ इट सेफर टू क्रॉस मैच विथ विच ब्लड ग्रुप। तो यदि इमरजेंसी में पर्सन को पता नहीं है कि उसका कौन सा ब्लड ग्रुप है और उसको ब्लड ग्रुप आपको चढ़ाना है, तो कौन सा चढ़ाएंगे, ओ नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या फिर नन ऑफ द अबव। सीधा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, इमरजेंसी में पर्सन की ऐसी कंडीशन नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप मैच किया जाए, तो आप उसको कौन सा ब्लड ग्रुप है जो देंगे, तो वो होगा ओ नेगेटिव। कौन सा, ओ नेगेटिव। और यदि रिसीव करने की बात करें, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो वो होगा ए बी पॉजिटिव, मतलब वो किसी का भी ले लेगा, किसी का भी ब्लड ग्रुप ले लेगा ए बी पॉजिटिव वाला पर्सन। लेकिन डोनर की बात करें हम तो वो होगा ओ नेगेटिव। नेक्स्ट इज व्हेन द पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ प्रेगनेंसी कंसीडर्ड, तो प्रेगनेंसी में पोस्ट मैच्योरिटी कब कंसीडर की जाएगी, आफ्टर 40 वीक, आफ्टर 42 वीक्स, आफ्टर 41 वीक्स या फिर आफ्टर 39 वीक्स। तो प्रेगनेंसी में जो पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट मैच्योरिटी कहें हम, तो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी होती है वो होती है 37 वीक की, कितना, 37 वीक की, 37 हफ्तों की। लेकिन जो यदि आपको पूरा डॉक्टर जब टाइम देते हैं आपको वेट एंड वॉच करने के लिए कहते हैं, वो होता है 42 वीक्स का। लेकिन जब यही प्रेगनेंसी 42 वीक से भी आगे खिंच जाए तब डॉक्टर क्या करते हैं, या तो इंड्यूस करके देखेंगे, इंड्यूस में नहीं होता तो LSCS करेंगे, सिजेरियन सेक्शन करेंगे, तब यहाँ पर पोस्ट मैच्योरिटी को कंसिडर किया जाएगा 42 वीक में, कितना, 42 वीक। आफ्टर 42 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इट्स कंसिडर्ड इन पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। और जो बच्चा डिलीवर होगा वो कहलाएगा पोस्ट टर्म बेबी, क्या है, पोस्ट टर्म बेबी। नेक्स्ट इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स यदि परफोरेट होती है मतलब बस्ट होती है, तो यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, पेरिटोनाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हेमरेज या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। अपेंडिक्स की साइट पूछी जाती है, यहाँ पर जो पेन पूछा जाता है, जो मैकबर्नी पॉइंट है वो पूछा जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको अपेंडिक्स से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है परफोरेट होने का अपेंडिक्स के बाद का, तो वो होगा पेरिटोनाइटिस, क्या है, पेरिटोनाइटिस। जो आपकी एब्डोमेन की लाइनिंग है जिसको हम पेरिटोनियम कहेंगे, जब अपेंडिक्स बस्ट होगी तो इसमें से कुछ बैक्टीरिया भी निकलेंगे, फिर यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेंगे, पेरिटोनियम को इन्फेक्ट करने का काम करेंगे। पेरिटोनियम आपके एब्डोमेन की जो लेयर है, कवरिंग है, लाइनिंग है, वो कहलाएगी। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, पेरिटोनाइटिस। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है अपेंडिक्स परफोरेट होने का, बस्ट होने का, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन फ्लो रेट ऑफ नेजल कैन्यूला। तो नेजल कैन्यूला से कितनी ऑक्सीजन फ्लो होगी, 1 से 4 लीटर, 5 से 8 लीटर, 1 से 3 लीटर या फिर 1 से 8 लीटर। तो जो ऑक्सीजन फ्लो की बात हो रही है तो ये होगी 1 से 4 लीटर, किससे, नेजल कैन्यूला से। फ्लो रेट होता है जनरली नेजल कैन्यूला से 1 से 4 लीटर होता है, जो कि 24 से 40% ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। लेकिन सबसे अच्छी ऑक्सीजन सप्लाई पूछते हैं तो होती है वेंचूरा से, किससे, वेंचूरा से। लेकिन यहाँ पर नेजल कैन्यूला से पूछे तो 1 से 4 लीटर। नेक्स्ट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ एडुकेट ब्रेस्ट फीडिंग इन न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न बेबी को प्रॉपर फीड हो रहा है आपके ब्रेस्ट से या नहीं है, कैसे पता चलेगा? बेबी रेस्टलेस रहेगा, गुड सकिंग रिफ्लेक्स होगा, क्राइज फ्रिक्वेंटली, या फिर पास यूरिन 8 to 10 टाइम्स पर डे। जब भी न्यूबॉर्न बेबी को आप चेकअप के लिए ले जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है दिन में कितनी बार सुसु पोटी किया है, कितना सोता है। तो यहाँ पर यही चीज़ चेक की जाती है कि आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है या नहीं। तो यहाँ पर जो अच्छा इंडिकेशन है, मतलब बच्चे का प्रॉपर फीड होकर पेट फुल हो रहा है, तो एक तो होता है कि बच्चा फीड करके एटलीस्ट 2 घंटे तक का कंटिन्यू नैप लेगा, सोएगा, या फिर प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग होती है तो बच्चा 8 से 10 बार से ज़्यादा यूरिन पास करेगा। एक दिन में 8 से 10 बार यूरिन पास करेगा, इसे 10 से ज़्यादा ही हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सही अच्छे इंडिकेशन, मतलब बच्चे को प्रॉपर आपके ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है तो उसका पेट है जो फुल हो रहा है, ये क्या गुड इंडिकेशन है किसके, कि आपको प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क बन रहा है और बच्चे का प्रॉपर टमी। सुप्राग्लोटिक या फिर एंडोट्रैकियल। लेरेंजियल मास के एयरवे की लोकेशन की हम बात करें तो वो एडमिनिस्टर किया जाता है सुप्राग्लोटिक रीजन में। कहाँ पे? सुप्राग्लोटिक, अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स जिसको हम कहेंगे, क्या है, अपर पार्ट ऑफ द लेरिंग्स, और सुप्राग्लोटिक वे में यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। जो हिस्सा क्या है, 3 पार्ट होते हैं जनरली लेरिंग्स के, मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, सुप्राग्लोटिस, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। तो सुप्राग्लोटिस मतलब कि एपिग्लोटिस भी रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कैप कहेंगे, ताकि जो आपका एयरवे और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला पार्ट है उसको क्लोज करके रखेगा, ताकि आपका जो फूड है कहाँ पे ना जाए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए। तो यहाँ पर जो 3 पार्ट होंगे, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिस और सबग्लोटिस। तो जो एयरवे, जो लेरेंजियल मास के एयरवे है, कहाँ पे ऐड किया, इंजेक्ट किया जाएगा, सुप्राग्लोटिक रीजन में। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द मेजर मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग इन ह्यूमन्स। तो ह्यूमन बीइंग में सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए कौन सी मसल रिस्पॉन्सिबल है, सबको पता है। ऑप्शन में ट्रेपेजियस, डेल्टॉइड, डायफ्राम या फिर स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड। तो जो एक मेन मसल है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले हिस्से को और एब्डोमिनल एरिया को डिवाइड करने का काम भी करती है, वो है डायफ्राम। ये देखिए यहाँ पर डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो कि पैरासूट शेप में रहेगी, ऊपर के हिस्से को, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ऊपर की तरफ जब सांस लेंगे छोड़ेंगे तो ये मसल आपके जो एब्डोमेन और चेस्ट के बीच के हिस्से को सेपरेट करने का काम करती है। ये क्या है, डायफ्राम, जो कि थिन स्केलेटल मसल है जो कि चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में रहेगी। तो जनरली जब भी आप सांस लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन्स व्हेन यू इनहेल, तो आपके लंग्स को ऊपर नीचे, मतलब सांस लेने छोड़ने में जो हेल्प करती है वो क्या है, डायफ्राम मसल। नेक्स्ट वन इज द ब्लीरोथ फर्स्ट एंड ब्लीरोथ सेकंड इज द सर्जिकल प्रोसीजर डन फॉर। ब्लीरोथ फर्स्ट सेकंड प्रोसीजर किसके लिए किए जाते हैं, लंग्स कैंसर के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए। तो ब्लीरोथ फर्स्ट और ब्लीरोथ सेकंड है जो सर्जिकल प्रोसीजर है, ये गैस्ट्रिक कैंसर के लिए किए जाएंगे। किसके लिए, गैस्ट्रिक कैंसर को ट्रीट करने के लिए किए जाएंगे। ब्लीरोथ फर्स्ट है जो मोर फॉर्मली ब्लीरोथ ऑपरेशन फर्स्ट इन ऑपरेशन विच द पाइलोरिस इज रिमूव्ड। यहाँ पर देखिए एनास्टोमोसिस जब टर्म यूज किया जाता है, मतलब कुछ सिला जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो ब्लीरोथ फर्स्ट में यहाँ पर गैस्ट्रिक कैंसर में आपके स्टमक की पूरी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो यहाँ पर ब्लीरोथ फर्स्ट में पाइलोरस सेक्शन को रिमूव किया जाएगा और सीधा स्टमक को ड्यूडेनम से एनास्टोमोस मतलब अटैच कर दिया जाएगा। तो ब्लीरोथ सेकंड है, ब्लीरोथ सेकंड है, इसमें पूरे स्टमक को ही रिमूव कर दिया जाएगा। कट एंड ऑफ द स्टमक इज क्लोज्ड। यहाँ पर रिमूवल ऑफ द स्टमक यदि कहें तो जो ब्लीरोथ सेकंड है इसको पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहा जाता है। क्या है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी कहा जाएगा। यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जो ब्लीरोथ ऑपरेशन फर्स्ट है तो इसमें पाइलोरस को रिमूव करके ड्यूडेनम से अटैच कर देंगे स्टमक को, डिस्टल एंड इज एनास्टोमोस टू द ड्यूडेनम। लेकिन जो ब्लीरोथ सेकंड है इसमें पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी भी इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसमें स्टमक को रिमूव कर दिया जाएगा और सीधा जो जेजुनम है, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम, वहाँ से सीधा कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है।
नेक्स्ट वन इज व्हेन वॉज द BFHI लॉन्च्ड, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था? 1991 में, 1989, 1990 या फिर 1992? तो जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लाया गया था, लॉन्च हुआ था 1991 में। कब? 1991 में। यूनिसेफ और WHO ने मिलकर इसको 1991 में लॉन्च किया था। लेकिन यहाँ पर यदि एग्ज़ाम में आपको आता है कि लॉन्च कब हुआ, तो 1991 में। इसका जो इनिशिएशन तो लिया गया था 1990 में, लेकिन इसको पूरे तरीके से लॉन्च किया गया था कब? 1991 में। और WHO और यूनिसेफ दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। और इसका जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्यों लाया गया था? मिल्क के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, तो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया था। इसके तो 10 प्रैक्टिस थी। फर्स्ट थी कि रिटर्न ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी होनी चाहिए सभी हॉस्पिटल में, और हेल्थ केयर स्टाफ को पता होना चाहिए, सभी हेल्थ केयर स्टाफ को ट्रेंड होना चाहिए इस पॉलिसी को लेके। सभी प्रेग्नेंट वुमेन को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताना है कि किस इसके क्या एडवांटेज है। ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ विद इन 1 आवर के स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू दैट जो BFHI था। फिर मदर को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है डमी पर कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, किस तरीके से आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हेल्दी रख सकते हैं। क्लियर है? रूमिंग इन सर्विसेज भी इसी प्रोग्राम के तहत लाई गई थी, BFHI के तहत। नेक्स्ट वन इज नर्स इज कलेक्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम अ चाइल्ड हु वाज एडमिटेड विद सस्पेक्टेड रूमेटिक फीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज स्पेसिफिक टू रूमेटिक फीवर? तो यदि एज अ नर्स आप रूमेटिक फीवर है, किसी पर्सन को सस्पेक्ट है, कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, तो कौन सी हिस्ट्री बताएगी? अब जब आप बच्चे की पेरेंट्स हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि बच्चे को रूमेटिक फीवर हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, वॉमिटिंग फॉर लास्ट 3 days, अ फीवर दैट स्टार्टेड 2 days बैक, या फिर रिसेंट एपिसोड ऑफ फेरेंजाइटिस। रूमेटिक फीवर का सबसे मेन कॉज होता है फेरेंजाइटिस, लेकिन ऐसा नहीं कि 4-6 महीने में एक बार फेरेंजाइटिस हुई तो वो एपिसोड, मतलब बार बार फेरेंजाइटिस यदि बार बार होता है तो रूमेटिक फीवर कॉज कर सकता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज एड्स इन चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। बच्चों में कैसे पता चलेगा कि बच्चे को एड्स हुआ है? बच्चों में कैसे पता चलेगा कि बच्चों को एड्स हुआ है? क्रिप्टोकोकस कॉजिंग डायरिया, रैशेस ऑन एक्सट्रीमिटीज, कापोसी, सार्कोमा, रिकरेंट कैंडिडियासिस सीन। तो एड्स यदि किसी को होता है तो एड्स अकेला नहीं होता, क्योंकि इसमें आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरा हिल जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा। तो अब जब एड्स आपको होता है तो दूसरे इन्फेक्शन बहुत इजीली आपको हो सकते हैं। यदि बच्चों की बात की जा रही है और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम बात करते हैं तो वो कैंडिडियासिस, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। बार बार यदि बच्चों को फंगल इन्फेक्शन होता है तो इसके लिए एड्स की जांच भी की जाती है। यदि बड़ों में हम बात करते हैं तो एड्स के साथ जो एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है वो होता है जनरली ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? पल्मोनरी टीबी। एड्स वाले पर्सन में पल्मोनरी टीबी बहुत फास्ट तरीके से क्या होगी? एंटर करेगी और ग्रो होगी आपकी बॉडी में, इसीलिए पर्सन एड्स के कंपेयर में टीबी से मर जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिए। यदि पर्सन ने एड्स का इलाज नहीं करवाया, एड्स के साथ साथ तो आप ठीक होंगे ही होंगे, लेकिन एड्स के पहले आप ट्यूबरक्लोसिस होकर निकल लेंगे। तो एड्स का जो एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन जिसमें बचने के चांस पर कम हो जाते हैं होता है पल्मोनरी टीबी, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं। लेकिन बच्चों में पूछें तो रिकरेंट कैंडिडियासिस। एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है एड्स को लेकर ही कि एड्स का जो कंफर्मेटरी टेस्ट है वो क्या है? तो वो होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। याद रखना है, कंफर्मेटरी टेस्ट पूछे तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 T सेल्स काउंट 200 से भी कम हो जाना। डायग्नोस्टिक में आपका एलिजा आ जाएगा लेकिन कंफर्मेटरी नहीं आएगा। VDRL टेस्ट पूछे तो वो होगा सिफिलिस के लिए। ये बेसिक से टेस्ट, मतलब बेसिक से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर एड्स की मेडिसिन भी पूछी जाती है, तो हम इसी में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द मैन प्रेजेंटिंग सिम्टम इज पेक्यूलर ब्रेसी कफ। कौन सी कंडीशन है जिसका मेन सिम्टम है पेक्यूलर ब्रेसी कफ, मतलब बार्किंग कफ, कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी चलना। बार्किंग का मतलब भौंकना ही होगा।
तो बार्किंग कफ किस डिसीज का सिम्टम होगा? सिस्टिक फाइब्रोसिस का, निमोनिया का, क्राउप का कि ऑल ऑफ दी अबव? तो जो कंडीशन है क्या जिसमें भौंकने जैसी खांसी आएगी वो होती है क्राउप में। किसमें? क्राउप में, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जिसको लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस भी कहेंगे। क्या है? लेरिंगोट्रैकियोब्रोंकाइटिस भी कहेंगे। ये जनरली एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें आपकी ट्रैकिया में भी स्वेलिंग आएगी और इसमें जो खांसी आती है कैसी होगी? बार्किंग। कैसी? कुत्ते के खांसने जैसी खांसी होगी। बार्किंग कब कहें तो क्राउप, 100 डेज कब कहें तो पर्ट्यूसिस। जो हेल्दी ट्रैकिया होगी आपकी इस तरीके से होगी, लेकिन जो बार्किंग कफ वाली खांसी आ रही है या फिर क्राउप होता है तो आपकी ट्रैकिया में स्वेलिंग रहेगी इन्फेक्शन के कारण। नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोजर ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज ऑल एक्सेप्ट। तो पीडीए को क्लोज करने के लिए सभी मेडिसिन अपनाई जाती हैं किसी एक को छोड़कर। आइब्यूप्रोफेन, इंडोमेथासिन, ए&बी या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती मेनली होती है आइब्यूप्रोफेन। कौन सी? आइब्यूप्रोफेन। लेकिन इंडोमेथासिन में यूज़ की जाती है, लेकिन कभी भी प्रोस्टाग्लैंडिन यूज़ नहीं की जाती। इंट्रावीनस और है जो इंडोमेथासिन या फिर आइब्यूप्रोफेन है जो पीडीए के बच्चे को ट्रीट करने के लिए दी जाएगी। और पीडीए होगा किनको? जो प्रीमेच्योर इन्फेंट हुए हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर कभी भी है जो एक लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। यदि किसी को मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी होती है क्या है जो आप उसके एज एन एंटीडोट के तौर पर देंगे? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकानेट, नैलोक्सोन, विटामिन के, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी और कोई भी डाउट वगैरह रह जाते हैं क्लास को लेके तो आप कभी भी किसी भी टाइम बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।